एक और मालवा की माटी से आए हुए हमारे राष्ट्रीय सचिव, इनका नाम इसलिए वाजिब है कि जब 15-15 दिन से यहाँ पर हम सबको बिठाने के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते जोरदार इनके लिए भी ताली बजाएं। भाई सत्यनारायण पटेल जी लगातार जो बुंदेलखंड के लिए समर्पित हैं। हमारे संचालन कर रहे भाई अखिलेश जी, राहुल भाई, राहुल लिछारिया जी, अरविंद जी, हमारे उरई के, बांदा के और सब जगह के सभी जिला अध्यक्ष, हमारे पूर्व विधायक भाई ब्रजेंद्र व्यास जी, मंचा आसीन हमारे बुंदेलखंड की जान, क्योंकि बुंदेलखंड चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, बुंदेलखंड एक है। उसके हमारे सभी क्रांतिकारी विधायकगण, सम्मानित साथियों, हम बुंदेलखंड के लोग हैं और हम जानते हैं, हम अपने अपमान का बदला लेना जानते हैं और ये हमें विरासत में मिला है। चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे झलकारी बाई हो, गुलाम गोस्का हो या आला ऊदल हो या महाराजा छत्रसाल हो, उन्होंने कभी अपमान सहा नहीं। आज वो लोग सत्ता में हैं। हमारे यहां से उमा भारती चुनाव लड़ी थी और बोलती थी कि मैं सत्ता में आऊंगी तो 2 साल में बुंदेलखंड प्रांत बना दूंगी, नहीं तो मैं गंगा के अंदर आत्महत्या कर लूंगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था झांसी के मैदान में कि बुंदेलखंड पिछड़ा है, हम सत्ता में आए तो हम बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा, ये थूकने और चाटने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों को कुचलकर इस देश की अंतरात्मा को झंझोड़ा है। ये ठोकने वाले लोग, ये कुचलने वाले लोग आज सत्ता से बेदखल होना चाहिए। हर पल पर ये झूठ बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी झांसी आए, उन्होंने बुंदेली माटी का अपमान किया। झांसी के अंदर जब किले के अंदर गए 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन उन्होंने विजिटर बुक में एक अक्षर भी नहीं लिखा। आपको अपमान करने का हक किसने दिया? मोदी जी, आप बुंदेलखंड आए थे, आपने लाइट एंड साउंड कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया। आप महोबा आए, यहां पर वो बातें बोल के गए जिन बातों से बुंदेलखंड का कोई भला होने वाला नहीं है। हमारी प्रियंका दीदी ललितपुर के अंदर जब हमारे भाई बलवंत राजपूत ने फोन किया, राजेंद्र शर्मा ने जब संदेश भेजा, उस समय की खाद की किल्लत है। हम कोई 15 लाख रुपए नहीं मांग रहे, हम कोई बुलेट ट्रेन नहीं मांग रहे, हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे। हमारे किसान भाई केवल खाद मांग रहे थे। 7 किसानों की जान केवल ललितपुर के अंदर गई, लेकिन बाहरे योगी ढोंगी, बाहरे मोदी बाबा, आपके मन से एक शब्द भी उन किसानों के लिए नहीं निकला। आपको कोई मतलब नहीं है। आपने झांसी के अंदर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आजाद हिंदुस्तान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, जिसको जब राहुल गांधी ने और मैं जब सांसद था उसको झांसी में शिलान्यास कराया, तो आपने एक शब्द भी ये नहीं बोला कि हम जिसका उद्घाटन कर रहे हैं ये किसकी देन है। ये वो लोग हैं जो लोग बुंदेलखंड के अंदर सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। आप बताइए इन्होंने बुंदेलखंड में क्या दिया? आज बुंदेलखंड के अंदर जब तपती हुई दोपहरी में हमारे नेता राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने बुंदेलखंड पैकेज दिया, लेकिन शर्म आती है। आज वो मंडियां, महोबा के अंदर भी 110 करोड़ रुपए की एक मंडी है जिसके अंदर भूसा भरा, जिसके अंदर ढोर है, जिसके अंदर जुआ खेला जाता, जिसके अंदर लोग मटर गश्ती करते हैं। लेकिन हमारे अन्नदाता भाई जिनके लिए मंडी बनी, उनके लिए आपने किसी स्टाफ की नियुक्ति नहीं की। आपने क्या किया? आज बुंदेलखंड के लोग जानना चाहते हैं। आप 7 साल पहले बुंदेलखंड में आए थे प्रधानमंत्री जी, आप कह के गए थे कि हम बुंदेलखंड के अंदर गुजरात मॉडल बनाएंगे। कैसा मॉडल? बोलते थे कि यहाँ के पलायन करने वाले मजदूर 200 दिन काम करेंगे और 165 दिन अपने बूढ़े माता पिता की घर में सेवा करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती।
7 साल हो गए वो किसान आज आत्महत्या कर रहे। वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। जो हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट है जिसको कांग्रेस ने 32 साल पहले यहां चालू किया था, चाहे वो रानीपुर टेरीकोट हो, चाहे वो कालपी में हाथ से बनाए जाने वाला कागज का उद्योग हो, चाहे महोबा का पान का उद्योग हो, चाहे महोबा के अंदर खादी का उद्योग हो, सब दम तोड़ रहे हैं। केवल 7% हमारे उद्योग जीवित हैं। आज जिस डिफेंस कॉरिडोर की आप बात करते हैं, कांग्रेस के शासनकाल में राहुल जी ने बुंदेलखंड की स्थिति को देख के भारत और उद्योग मंत्रालय से नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए स्वीकृत किया था, जो 6000 हेक्टेयर जमीन में आज जिस डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर ये अपने उद्योगपति मित्रों की जेब में उसको पहुंचाने का काम कर रहे, आज वो कांग्रेस की देन है। ऐसा एहसान फरामोश प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री जो कहता है कि गाय और गंगा, आज गंगा की स्थिति देखी आपने। कोरोना के अंदर जिस गंगा मां की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री, उसमें हजारों लाशें तैरती हुई आप सब लोगों ने देखी। आपने देखा होगा किस तरह गाय माता के लिए जब हमारे क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे के गाय माता हमारी भी माता है, इसमें 33,000 देवी देवताओं का वास है। उस समय हमारे घरों पर पुलिस लगा दी, सेना लगा दी, सीआरपीएफ लगा दी, और आज वो गाय माता जगह जगह भटक रही हैं। जो गाय और गंगा का नहीं हुआ, जो बुंदेलखंड के किसी व्यक्ति का हो नहीं सकता। आज हमें अपने अपमान का बदला लेने का समय है। आज पनवाड़ी के अंदर हमारे प्रधान जी, उनके पिताजी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उससे पूरे महोबा के अंदर आक्रोश है। ये कहते हैं कि हम कानून व्यवस्था बना रहे, ये मिटा रहे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हम किसी बलात्कार की खबर नहीं पढ़ते हो, जिस दिन हम किसी व्यापारी के लुटने की बात नहीं देखते हो, जिस दिन कोई किसान आत्महत्या नहीं करता हो। और ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बुंदेलखंड की माटी पे आते हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। हमारी प्रियंका दीदी, आप सारे लोग जानते हैं, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे ललितपुर हो और चाहे महोबा हो, उन्होंने बुंदेलखंड की आत्मा को समझा है। हर व्यक्ति के दुख दर्द में, जब इलाहाबाद में एक जघन्य हत्याकांड हुआ तो हमारे योगी जी को कोई परवाह नहीं है, वो नहीं गए, वो चुनाव के मैनेजमेंट में व्यस्त हैं कि कैसे आगे सत्ता हथियाई जाए। लेकिन प्रियंका जी रात के इलाहाबाद गई, लखीमपुर गई, मिर्जापुर गई, अलीगढ़ गई, कहां नहीं जाती हैं। आज आप इतनी तपती दोपहरी में बैठे हैं, इनके पास ये वो लोग हैं जो भगवान राम को भी धोखा देते हैं, उनके नाम की उगाई कर कर अपना घर चलाते हैं, मां गंगा को धोखा देते हैं, देश की संसद को धोखा देते हैं। किसी देश के अंदर किसी व्यक्ति ने नहीं देखा होगा कि जिसमें साष्टांग होकर ड्रामा करके हमारे प्रधानमंत्री जी गए, उनके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे कि ऑक्सीजन से एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनकी 20 गैंग है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है और एक बिच्छूनाथ है। 32 साल में इन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटा है। इन तीनों के खिलाफ हमें अगर प्रियंका जी को हर जगह से जीत दिलाना है तो आप दोनों हाथ उठाइए, ताकि हमारा जय जय बुंदेलखंड का नारा सशक्त हो। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं माननीय पूर्व सांसद श्री राकेश सचान जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और संबोधित करें, और
बहुत ही जल्द हमारी सबकी प्रिय नेता माननीय प्रियंका गांधी जी आपके बीच में होंगी। वो लगभग चल चुकी हैं और बहुत जल्द ही आपके बीच में यहां पर हम सबका संबोधन करेंगी। मैं पूर्व सांसद माननीय राकेश सचान जी से आग्रह करता हूं। आज इस महोबा की ऐतिहासिक धरती पर इस प्रतिज्ञा रैली की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के कई बार मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नसीमुद्दीन जी, पूर्व सांसद और भारत सरकार में मंत्री रहे और लगातार बुंदेलखंड की लड़ाई को सदैव जिन्होंने संघर्ष किया, भाई आदित्य जैन साहब हमारे साथ पार्लियामेंट में भी रहे और पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी साहब मंच पर अभी जब प्रतिज्ञा रैली चली थी तो लगातार हम लोगों के साथ पूरा समय दिया और राष्ट्रीय सचिव भाई सत्यनारायण पटेल जी, बहुत सारे नेता हमारे सम्मानित मंच में बैठे हैं, संगठन के महासचिव उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक हमारे जयवंत सिंह जी से लेकर के जितने भी महिला अध्यक्ष जो हमारी करिश्मा ठाकुर से लेकर जितनी भी महिलाएं हैं, हमारे जितने भी नेता हैं, सभी सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूं। और इस छत्रसाल स्टेडियम में ऐतिहासिक महोबा की धरती में जो हमारे दूर दूर से पूरे बुंदेलखंड के कोने कोने से आए हैं किसान और हमारे मजदूर और जो भी कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता और चुनाव लड़ने वाले लोग आए हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने प्रयास से इस ऐतिहासिक मैदान को भरने का काम किया। और आज इस प्रतिज्ञा रैली में अभी जो प्रभारी है प्रियंका जी, वो भी आपके बीच में आएंगी और हमारे अभी तमाम साथी चारों तरफ, चाहे फतेहपुर से हो, चाहे चित्रकूट, बांदा, तिराहे में तमाम बड़ा जाम लगा दिया है। सैकड़ों गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं। बहुत ऐतिहासिक, जितने लोग मैदान में हैं उससे ज्यादा हमारे इस महोबा कस्बे में आसपास लोग घूम रहे हैं। आज की रैली, ये प्रतिज्ञा रैली, ये बताती है कि आने वाले 22 के चुनाव में कांग्रेस मजबूती से अपना प्रदर्शन करने जा रही है। आज जो प्रियंका जी के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने जो भी प्रतिज्ञाएं ली हैं, वो जो वचन दिए हैं, अगर इन वचनों को हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर पहुंचा देंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस मजबूत होकर के उभरेगी। क्योंकि पहली बार नहीं है, हम 9 से 14 तक पार्लियामेंट में थे, लगातार बुंदेलखंड के लिए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज बुंदेलखंड के लिए दिया। चाहे किसानों के पेयजल का सवाल हो, चाहे यहाँ की सड़कों का सवाल हो, या सिंचाई का सवाल हो, या जो भी जनता से जुड़ी हुई जीवन से जो भी समस्याएं थी, उनके विकास के लिए कोई कसर नहीं रखी
और वो उसी पैसे से बुंदेलखंड का विकास हुआ। और ऐतिहासिक जब भी कोई बात हुई तो बुंदेलखंड के लिए स्पेशल तरीके से यूपीए सरकार ने काम किया। आज उन्हीं के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उन्हीं का शिलान्यास और लोकार्पण इस जो सरकार है ये कर रही है। आपको मालूम है कि आज दिल्ली में बैठे लोग या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बैठे लोग हैं, आज पूरे प्रदेश में चाहे खाद की किल्लत हो, अभी हमारे यही ललितपुर में हम लोग यात्रा में थे, उसी दौरान ललितपुर में लाइन में खाद की मांग रहे थे, बेचारे लाइन में 3 किसान खत्म हो गए। और किसान क्या खाद मांग रहे थे खेतों में डालने के लिए, तब कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची और दुख दर्द को बांटने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जब से प्रभारी प्रियंका जी बनी है, लगातार कहीं पर भी चाहे दलितों के साथ उत्पीड़न हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, या प्रदेश में इलाहाबाद की अभी कल एक दलित परिवार में 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हर जगह चाहे दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की आवाज उठाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस में कोरोना काल में इतने सारे लोग जो बस मांग रहे थे जाने के लिए, पैदल लोग निकले थे, उसमें भी अगर किसी ने जन सेवा का काम किया तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। इसलिए साथियों, आपको पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से और अपने पूरे जज्बे के साथ संकल्प लेके जाना है कि चाहे आज जो सरकार अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बनती है तो चाहे किसानों के कर्जा माफ करने की बात हो, आज पूरा का पूरा कर्जा किसानों का 2009 से 14 के बीच में भी 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। और आने वाले दिनों में भी जो संकल्प, जो प्रतिज्ञा ली है कि अगर सरकार बनती है तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। और जो हमारी बहनें हैं जो इंटर पास करके जाएंगी, उनको चाहे स्मार्टफोन देने की बात हो इंटर की महिलाओं के लिए, या हमारे स्नातक की जो बहनें हैं उनको ई स्कूटी देने की बात हो, चाहे बिजली का बिल हाफ करने की बात हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे आज गांव में तमाम आशा बहुएं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ती, इनके मानदेय की बात हो, या बेरोजगारी जो आज इतनी ज्यादा चरम सीमा पर है, उनको लाखों लोगों को रोजगार देने की बात हो, ये जो सवाल प्रियंका जी ने उठाए हैं, जो आज तमाम लोगों को इलाज नहीं मिला, बहुत सारे लोगों को आप कोरोना काल में बेड नहीं मिला और अस्पताल में उनको कोई दवा नहीं मिली, उस इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक का हर परिवार को प्रबंध करने की बात हो, इन तमाम मुद्दे जो आज कांग्रेस पार्टी ने जनता के लिए दिए हैं, अगर इनको गांव-गांव हम लोग पहुंचा देते हैं, घर घर पहुंचा देते हैं और अपने बूथ में अपना संगठन पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय पर कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनेगी वो कांग्रेस के ही नेतृत्व में बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो जो ये वचन और जो प्रतिज्ञाएं कांग्रेस ने दिया है, ये निश्चित तौर पर जनता के लिए लागू होंगी। आज उत्तर प्रदेश बदहाल की स्थिति में है। आज आप कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं, इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है और किसानों की आए दिन की जो स्थिति है आप जान रहे हो कि क्या स्थिति है। इसलिए कांग्रेस के सामने चुनौती है। सारे लोग जो बुंदेलखंड की धरती वीरों की धरती रही है, चाहे रानी लक्ष्मीबाई रही हो, चाहे राजा छत्रसाल जी रहे हो, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ सदैव संघर्ष करके और इस देश को आजादी की लड़ाई में भी इतिहास जुड़ा है,
इसलिए बुंदेलखंड से कांग्रेस का भी रिश्ता रहा है। 2012 में भी कांग्रेस यहां से 4 सीटें जीतने का काम किया था। इसके पहले भी कांग्रेस की यहां मजबूत स्थिति रही है। इसलिए बुंदेलखंड के सारे लोगों से अपील है कि आने वाले दिनों में पूरी ताकत से, मजबूती से यहां से संकल्प लेके जाना, प्रतिज्ञा लेके जाना और पूरी ताकत से गांव-गांव में जो प्रियंका जी के द्वारा वचन दिए गए हैं, जो प्रतिज्ञाएं की गई है, इनको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता साथी कर देंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम साथियों का स्वागत करते हुए अपने जिन जिन लोगों ने हमारी पार्टी की कार्यक्रम में सहयोग किया उनका भी अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हमारे हाँ ठीक हमारे बीच में मध्य प्रदेश से यहां पर पर्यवेक्षक के रूप में हम सबके बीच में विधायक श्री विक्रम प्रताप सिंह नाती राजा जी, हम उनका सब कांग्रेस जन सम्मान करते हैं। छतरपुर से हमारे विधायक श्री आलोक चतुर्वेदी जी, पज्जन भैया, चित्रकूट के हमारे सम्मानित विधायक श्री नीलांशु चतुर्वेदी जी और महाराजपुर से हमारे विधायक श्री नीरज दीक्षित जी, इन सम्मानित चारों जो विधायक गण यहाँ पर हमारे बीच में हैं राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में, मैं उन सब का, हम सब कांग्रेस जन उनका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और मैं सभी सम्मानित साथियों हमारे बीच में परम आदरणीय माननीय दीदी हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में आने वाली हैं। उनका हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है और अब हमारे बीच में बहुत ही अविलंब हमारे बीच में हमारी प्रिय नेता माननीय प्रियंका गांधी जी हम सब के बीच में होंगी। आप लोग सब लोग जो बीच में खड़े हैं वो अपना स्थान भी ग्रहण करेंगे। जो बाहर खड़े हैं उन सब से हमारा आग्रह है कि वो इस मैदान में आकर के अपना बुलवाएं, ठीक, वो इस प्रांगण में आ जाएं। और इंदौर से पूर्व विधायक राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री सत्यनारायण पटेल जी काफी इस रैली की तैयारी में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं माननीय श्री सत्यनारायण पटेल जी मैं धन्यवाद करते हुए आदरणीय श्री सत्यनारायण पटेल जी का अब अपने परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, क्रांतिकारी अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम सब कांग्रेस जन जनता की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पबद्ध हैं और हर संघर्ष की लड़ाई को बुलंदी से कांग्रेस लड़ती है, ऐसे अपने प्रिय उत्तर प्रदेश के सम्मानित जुझारू अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी को आमंत्रित करता हूं कि इस विशाल जनसभा को उत्साह को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हम सबको संबोधित करें। परम आदरणीय श्री प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी। महोबा की वीर भूमि पर आज के इस प्रतिज्ञा रैली में उपस्थित सम्मानित इस जनपद के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय लोधी जी, उपस्थित सम्मानित एआईसीसी के सेक्रेटरी श्री प्रदीप नरवाल जी, सम्मानित एआईसीसी के सेक्रेटरी श्री राजेश तिवारी जी,
सम्मानित एआईसीसी के सेक्रेटरी श्री सत्यनारायण पटेल जी, उपस्थित बुंदेलखंड के आन मान शान और सम्मान और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य जी, सम्मानित उत्तर प्रदेश सरकार के कई बार मंत्री रहे एमएलसी विधायक आदरणीय नसमुद्दीन सिद्दीकी जी, पूर्व सांसद आदरणीय श्री राकेश सचान जी, सम्मानित पूर्व सांसद आदरणीय ब्रिजलाल खाबरी जी, सम्मानित हमारे झांसी के पूर्व विधायक आदरणीय ब्रिजेंद्र व्यास जी, सम्मानित हमीरपुर के पूर्व विधायक आदरणीय शर्मा जी, सम्मानित बादा के पूर्व विधायक आदरणीय विधायक जी, उपस्थित सम्मानित हमारे सभी राष्ट्रीय सचिवगण, सम्मानित मध्य प्रदेश के सम्मानित विधायक बंधुओं, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष जयवंत सिंह जी, प्रदेश के महासचिव आदरणीय हमारे राहुल राय जी, आदरणीय शुक्ला जी, राहुल रिछारिया जी, अंशु अवस्थी जी, उपस्थित प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी भूपेश बघेल, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी भूपेश बघेल। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं स्वागत करता हूं इस महोबा के ऐतिहासिक धरती पर, जो आला रूदल की धरती है, वीरभूमि है। मैं बुंदेलखंड के तरफ से आदरणीय प्रियंका गांधी जी का हार्दिक अभिनंदन, नमन और वंदन करता हूं। और साथ में आए छत्तीसगढ़ के यशस्वी, लोकप्रिय, दलित पिछड़ों की आवाज आदरणीय भूपेश बघेल जी का, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का, मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं मंच पर बैठे सभी अतिथियों का और उपस्थित ये अपार जन समर्थन, ये उत्साह, जोश, ये जुनून इस बात का द्योतक है, प्रियंका गांधी जी आप संघर्ष करिए, बुंदेलखंड आपके साथ है, बुंदेलखंड आपके साथ है। बुंदेलखंड जिसकी अपनी एक पहचान है, बुंदेलखंड वीरों की धरती है, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों ने बुंदेलखंड को जिस तरह लूटा है, खसोटा है, जिस तरह बुंदेलखंड के सीने को छलनी किया है, जिस तरह बुंदेलखंड के विश्वास के साथ धोखा किया है, बुंदेलखंड उसे भूल नहीं सकता। मैं बताना चाहता हूं, ये वही वो धरती है जहां कर्ज के नाते जब किसान ने आत्महत्या की थी, जब पानी न मिलने के नाते लोगों को खेती का संकट था, आदरणीय राहुल गांधी जी जब इसी बुंदेलखंड में आए थे, बुंदेलखंड के लोगों की आवाज और पीड़ा को सुनने का काम किया था और 10,000 करोड़ रुपया बुंदेलखंड वासियों को पैकेज के रूप में देने का काम किया था। आज ये जो सड़कें आपको दिख रही है, आज यहां मंडी दिख रही है, आज यूनिवर्सिटी दिख रही है, तो अगर किसी ने बनाने का काम किया तो आदरणीय राहुल गांधी जी यूपीए की सरकार ने किया। अगर किसानों का कर्जा 72,000 करोड़ रुपया माफ किया तो आदरणीय राहुल गांधी जी और यूपीए की सरकार ने किया। मैं कहना चाहता हूं दीदी,
ये वो धरती है बुंदेलखंड जहां मैं 2 वर्ष पहले आया था। यहां किसानों ने कर्ज के नाते आत्महत्या कर लिया था। एक कुशवाहा परिवार जिसके घर में गया था, दुख का विषय है, उसकी बेटी दूसरे के घर रहती थी, उसकी पत्नी दूसरे के घर चौका बर्तन करके खाना खाती थी। उसने एक साहूकार से कर्ज लिया था, कर्ज न चुका पाने के नाते, साहूकार के दंश के नाते उसने आत्महत्या कर ली थी। उस पीड़ा को हमने देखा है इस बुंदेलखंड में, महोबा में, बादा में, चित्रकूट में। बुंदेलखंड के उन तमाम जगहों पर जाकर वहां के किसानों के दर्द को झेला है। अन्ना जानवरों से यहाँ का किसान परेशान है, रात दिन अपने खेतों का पहरा करता है। ये जो हमारी माताएं बहनें हैं, दिन भर अपनी खेतों का पहरा करने पर विवश है। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से, बेमौसम बारिश से लोगों का फसल बर्बाद हो गया। बीमा कंपनी आई, बीमा की, लेकिन बुंदेलखंड वासियों को 1 रुपया मुआवजा देने का काम नहीं किया। आपको याद होगा जब ललितपुर में एक खाद के लिए लाइन लगाता हुआ किसान, जब यूरिया नहीं मिला था, जिसके नाते उसे आत्महत्या करना पड़ा था। ये बुंदेलखंड की धरती है, ये बुंदेलखंड की धरती है जहां की संपदा को बहुजन समाज पार्टी ने लूटा, समाजवादी पार्टी ने लूटा, भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ के रेत और गिट्टी को, पहाड़ों को लूट रही है, उसके ठेकेदार लूट रहे हैं। सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन सरकार के कृपाग्रस्त, सरकार के संरक्षण में खुलेआम लूट हो रही है और बुंदेलखंड के लोग भूख से मर रहे हैं, पीड़ा से मर रहे हैं, पानी का संकट झेल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज इस बुंदेलखंड को एक बार पुनः जरूरत है, आज जरूरत है। आज बुंदेलखंड के लोग आस और विश्वास लगाए बैठे हैं, उन्हें भरोसा है कि एक दिन फिर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बुंदेलखंड में आएंगे, वादा करेंगे और निश्चित तौर से बुंदेलखंड का एक एक किसान यह जानता है, नौजवान जानता है, माताएं जानती हैं कि अगर प्रियंका गांधी आई हैं, अगर आपसे वादा करके जाएंगी, उस वादे को निभाने का काम करेगी। ये बुंदेलखंड फिर समृद्ध और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। आपको भरोसा है कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए। ये आवाम की आवाज है। दीदी सुनिए, बुंदेलखंड पुकार रहा है। प्रियंका गांधी जी बदलाव की आदि है, जिसका नाम ये आवाज है, ये लोगों का विश्वास और भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय बुंदेलखंड। शुक्रिया अजय कुमार लल्लू जी, हमारे माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। साथियों, आज आप सबके बीच में जिसका आपको इंतजार था वो पल आ चुका है और हमारी नेता प्रभारी प्रियंका गांधी जी आपके बीच में हैं। प्रियंका गांधी, आपको इतनी जोर से बोलना बस लखनऊ तक जानी चाहिए। प्रियंका गांधी। तो मैं बिना किसी विलंब के दलित पिछड़ों की आवाज, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हमारे सबके आदरणीय पाए अपनी बातें रखें, भूपेश बघेल। बुंदेलखंड की पावन धरती को नमन करते हुए मंच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अजय लल्लू जी, प्रदीप जैन जी, ब्रिजा साबरी जी, राकेश सचान जी, नसमुद्दीन सिद्दीकी जी, जगदीश शर्मा जी, प्रवीण नरवल जी, तुलसीदास लोधी जी, विजेंद्र व्यास जी, सत्यनारायण पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश के विधायक आलोक चतुर्वेदी जी, नीरज दीक्षित जी,
विक्रम सिंह नातीराजा जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी और साथ ही भाई राजेश तिवारी जी और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, मंचस्थ सभी अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, ये बुंदेलखंड की धरती, ये वीरों की धरती है। इस धरती ने अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं किया। एक सीमा तक के बर्दाश्त करते हैं और उसके बाद जो अन्याय करने वाले हैं उसको साफ कर देते हैं। ये वो धरती। आदरणीय साथियों, आजकल एक वीडियो और एक फोटो की बड़ी चर्चा उत्तर प्रदेश में। एक वीडियो आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और योगी महाराज जी पीछे पीछे पैदल पैदल जा रहे हैं। देखा है कि नहीं देखा है? ये तो उत्तर प्रदेश का अपमान है कि मुख्यमंत्री पैदल पैदल जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बढ़िया एसी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। है कि नहीं अपमान? लेकिन कहानी कुछ दूसरी है। मोदी जी को डर लग गया है, यदि योगी जी गाड़ी में बैठ गए तो कब्जा न कर ले, इसलिए उसको गाड़ी में नहीं बिठाए। ये बात उत्तर प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान में इसकी निंदा हुई। एक मुख्यमंत्री, वो भी सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से पैदल चलाया जा रहा है, ये तो उत्तर प्रदेश का अपमान है। लेकिन उसको ठीक करने के लिए आजकल लखनऊ के गलियों में एक फोटो साया हो रहा है, विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि योगी जी के कंधे में मोदी जी हाथ रख के चल रहे हैं। देखा है कि नहीं देखा है? आदरणीय साथियों, ये बेहद शर्मनाक और बेहद आपत्तिजनक और हमारे परंपरा के विपरीत है। आज तक के राजनेता हो या राजा महाराजा का समय हो, संत महात्माओं के चरणों में बैठ के राजा महाराजा उससे ज्ञान लिया करते थे। संत महात्माओं का इतना आदर कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी जब शंकराचार्य से मिलने जाती हैं, शंकराचार्य जिस आसन में बैठे हैं और सोनिया जी नीचे बैठ के उनसे आशीर्वाद ले रही हैं। लेकिन वाह मोदी जी, आप तो संत महात्माओं से ऊपर उठ गए। आज तक के किसी संत महात्मा का किसी राजनेता में कंधे में हाथ नहीं रखा था। यह संत महात्माओं का अपमान है, हमारे भारतीय परंपरा का अपमान है। आज तक एक भी आदमी बता दे किसी साधु संत के कंधे में कोई व्यक्ति हाथ रखा हो। अरे साधु संतों से तो आशीर्वाद लिया जाता है। तो समझ लीजिए ये मोदी जी, आज तक के हम लोग तो इसे योगी जी समझ रहे थे, लेकिन मोदी जी इसको, योगी आदित्यनाथ को योगी नहीं समझते, ये कुछ और ही समझते, तभी कंधे में हाथ रखे। दोस्तों, आदरणीय साथियों, मैं आपसे, आपके प्रियंका जी के बीच ज्यादा देर नहीं रहना चाहता।
कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। आजकल उत्तर प्रदेश में जो हवा चल रही है, जो बयार चल रहे हैं, जिसकी चर्चा हो रही है, मैं उसके बारे में चंद शब्द कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आदरणीय साथियों, एक समय था जब यूपी में जाति के आधार पर वोट पड़े थे, उनके मुख्यमंत्री बने थे। एक समय आया जब धर्म के नाम से वोट पड़े, उनके नेता मुख्यमंत्री बने। आज सवाल इस बात का है, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमने वोट तो दिया जाति के नाम से, हमने वोट दिया धर्म के नाम से, लेकिन हमको मिला क्या है? हमको मिला क्या है? और यही कारण है कि प्रियंका जी आपसे प्रतिज्ञा लेकर आपके बीच में आई हैं। उन्होंने कहा कि हम किसानों को 2500 रुपये क्विंटल में धान और गेहूं खरीदेंगे, 400 तक के 400 रुपये क्विंटल में गन्ना खरीदेंगे। आधी आबादी हमारी माताओं बहने की है। उन्होंने नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उनके लिए कार्यक्रम दिया, नौजवान साथियों के लिए रोजगार का आपको वचन दिया है, दलितों के लिए उत्थान के लिए उनके लिए कार्यक्रम दिए हैं। और ये केवल कोरे वादे नहीं है साथियों, हमने वो काम छत्तीसगढ़ में कर दिया। हमारे नेता राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे 2018 में। उन्होंने किसानों से कहा हमारी सरकार बनी तो 10 दिन के भीतर में सारे किसानों के ऋण माफ हो जाएंगे। राहुल जी के बात पर किसानों ने विश्वास किया, 3/4 बहुमत हमें दी। राहुल जी शपथ ग्रहण में आए थे, मनमोहन सिंह जी की शपथ ग्रहण में आए थे, शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। राहुल जी को एयरपोर्ट में छोड़े, हम लोग सीधा राहुल जी दिल्ली के लिए उड़े, हम लोग सीधा मंत्रालय गए। राहुल जी दिल्ली के एयरपोर्ट में भी नहीं उतरे थे। 18 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपया हमने माफ कर दिया। यही बात प्रियंका जी कह रही हैं कि उत्तर प्रदेशों को किसानों का ऋण माफ होगा। अब आप बताइए कि किसानों का ऋण माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। राहुल जी ने छत्तीसगढ़ के किसानों से कहा कि हमारी सरकार बनी तो 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी होगी। और आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि धान का रेट कहीं मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। 2500 रुपये क्विंटल में हमने धान खरीद के दिखा दिया है। क्या यहां नहीं खरीदी होना चाहिए? यहां गेहूं की कीमत 2500 नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मैं आपसे हाथ उठा समर्थन चाहता हूं। बिजली बिल आधा की बात, मैं ये सारे काम हमने छत्तीसगढ़ में किए। ये तो गौ माता के पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन आजकल गौशाला में गौशाला चलाने वाले मोटे हो रहे हैं और गौ माता दुबली हो रही है। लेकिन हमने छत्तीसगढ़ में ये हमारे यहां भी फसल चराई होती थी, जानवर खुले में घूम रहे थे, सड़कों पे घूम रहे थे। हमने निर्णय लिया गोधन न्याय योजना का, और उस योजना में क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई सरकार गोबर नहीं खरीदती साहब। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 रुपया किलो हम गोबर खरीद रहे हैं। 2 रुपया किलो में गोबर, उससे वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, उसे गोकाट भी बना रहे हैं। अब तो बिजली भी उत्पादन हम कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हमने
गोबर से पेंट बनाने का भी फैसला किया है। अब गोबर केवल लीपने का काम नहीं आएगा, बल्कि दीवारों की पुताई करने का भी काम आएगा। तो आदरणीय साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मेरे साथ एक बार जोरदार आप नारा लगाएं और उसके बाद प्रियंका गांधी जी आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। मैं कहूंगा बुंदेलखंड से आई आवाज, आप कहेंगे प्रियंका गांधी जिंदाबाद। तैयार है? बुंदेलखंड से आई आवाज, बुंदेलखंड से आई आवाज। एक बार जोरदार सामने से लेकर आखिरी तक सब लोग मुट्ठी तान के नारा लगाएंगे। बुंदेलखंड से आई आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। शुक्रिया हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। साथियों, अब वो वक्त आ चुका है जिसका आज इस दोपहर में आप इंतजार कर रहे हैं, इस गर्मी में। तो मैं बिना किसी विलंब के हम सबकी नेता, राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी को आमंत्रित करता हूं मंच पे। प्रियंका गांधी। साथियों, आवाज लखनऊ तक जानी चाहिए, योगी को सुननी चाहिए। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। श्री भूपेश बघेल जी, श्री अजय कुमार लल्लू जी, श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, श्री प्रदीप जैन आदित्य जी, ब्रिजलाल खाबरी जी, राकेश सचान जी, श्री जयवंत सिंह जी, श्री आलोक चतुर्वेदी जी, श्री विक्रम सिंह जी, श्री नीरज दीक्षित जी, श्री विजेंद्र व्यास जी, शोमन भाई जी, श्री जगदीश नारायण शर्मा जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी सरसेला, श्री तुलसीदास लोधी जी, यहाँ पर उपस्थित सारे नेतागण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, सचिव, महासचिव, आप सबका इस सभा में स्वागत। इसके साथ साथ बुंदेलखंड के सब भैया बहनन को राम राम और सब मोड़ियन को बहुत बहुत प्यार। हमारे बड़े भाग की हमको आल्हा उदल रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, महाराजा छत्रसाल, दीवान हरदौल जो, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की महान और वीरों की धरती पर आबे को मौका मिलो। महोबा वालों, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक तरह से थोड़ा दुख भी है। 2 हफ्ते पहले मैं आप ही के बुंदेलखंड में ललितपुर गई थी। मैंने सुना कि 2 किसानों ने आत्महत्या की है और 2 किसानों की मृत्यु खाद की लाइन में खड़े खड़े हो गई। तो मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, मिलना चाहिए। और जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, उससे मुझे खास तौर पे बुंदेलखंड के लोगों के लिए बहुत दुख हुआ। जब मैं वहां पहुंची तो एक छोटे से घर में उन किसानों के परिवार के सदस्य बैठे थे। मैंने उनकी विधवाओं से बात की, उनकी बेटियों से बात की, उनके भाइयों से बात की। पता चला कि सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा था। अचानक 2-3 दिनों के लिए अच्छी तरह से बारिश हुई। जब बारिश हुई तो बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अगर अच्छी खाद डाल दूं तो फसल अच्छी तरह से उग जाएगी।
तो खाद वितरण केंद्र में गए। वहां पे उन्होंने लाइन लगी थी, लाइन में खड़े हो गए। 2-3 दिन लाइन में खड़े रहे, घर नहीं आए, कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, जो भी आसपास मिल रहा था वो मिल गया, पीने को पानी नहीं मिला, लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। जो 2 किसानों ने आत्महत्या की वह भी लाइन में खड़े खड़े मायूस हो गए, खाद खत्म हो गई, उनकी बारी नहीं आई। 2.5 लाख 3 लाख का कर्ज था, घर आए, कुछ कहा नहीं किसी से, चुपचाप से चले गए दूसरे कमरे में, आत्महत्या कर ली। तो जब मैं परिवारों से बात कर रही थी तो पता चला कि तमाम किसान इस पूरे बुंदेलखंड में कर्ज में डूब रहे हैं। खाद का वितरण सही ढंग से नहीं होता, बल्कि उसके बाद जब हम खाद के केंद्र में, वितरण केंद्र में गए तो वो सरकारी केंद्र बंद पड़ा था। 2 प्राइवेट केंद्र खुले थे, उसमें लाइनें लंबी लंबी लगी थी। खाद नहीं मिल रही है, मटर, चना, गेहूं का दाम नहीं मिलता, सिंचाई के लिए पानी नहीं है। भूपेश बघेल जी ने कहा कि आवारा पशु की जो समस्या है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी थी। लेकिन जब सरकार की नीयत ठीक थी, इनकी सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसी योजना बनाई कि अब वहां पे ये समस्या नहीं है। वो कह रहे हैं कि गोबर को भी खरीदते हैं, किस लिए? ताकि ये समस्या दूर हो, ताकि आवारा पशु न घूमे। यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार तो ये मानती और पहचानती भी नहीं है कि ये एक बड़ी समस्या है। हम 2019 के चुनाव में जब यहाँ आए थे तो मुझे याद है कि यही समस्या सब किसानों ने बताई। आज 2 साल हो गए हैं, 3 साल होने को जा रहे हैं, अभी भी ये समस्या, इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। 1500 किसानों ने आत्महत्या की है सिर्फ बुंदेलखंड में। आप सब जानते हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल का क्या दाम हो चुका है। यहां से बहुत पलायन होता है, और पलायन इसलिए होता है क्योंकि रोजगार बुंदेलखंड में नहीं मिलता। आपने देखा कोरोना के समय जिनका जहां बड़े बड़े शहरों में बुंदेलखंड के भाई बहन थे, उनको किस तरह से घर आना पड़ा। पूरा परिवार पैदल चल रहा है, नंगे पांव चल रहा है, खाने को नहीं है, कोई मदद नहीं है सरकार से। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम बसें देंगे तो सरकार ने बसें ली नहीं हमसे, और अब जब इनकी बड़ी बड़ी मीटिंग होती है तो बसों की लाइन लग जाती है कि बस भरो, लाइए मीटिंग में लिए कि दिखे कि कितनी भीड़ आई है हमारी मीटिंग में। लेकिन जब जरूरत थी आपको, जब आपके बेटे, आपके भाई बहन दिल्ली से, अन्य शहरों से पैदल यहां आ रहे थे क्योंकि लॉकडाउन अचानक किया गया बगैर उनके बारे में सोचे, तब ये सरकार कहां थी? तब इनकी बसें कहां थी? आपको मालूम है कि नहीं कि आज देश में किसान की आय 27 रुपए है प्रतिदिन, केवल 27 रुपए। जब मैं ललितपुर गई, उसी के 2-3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने झांसी में एक बड़ी रैली की, शायद यहां महोबा भी आए, अपने जहाज में आए झांसी। आपको मालूम है कि वो जहाज कितने रुपए का है? 8,000 करोड़ का वो जहाज, वो एक जहाज प्रधानमंत्री जी का है। उस जहाज में वो यहां आते हैं भाषण देने के लिए, लेकिन आपकी आय नहीं बढ़ा पाते। उस जहाज में आते हैं लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की आय कितनी है? प्रतिदिन 10,000 करोड़ रुपए कमाते हैं, और आप 27 रुपए में कमा रहे हैं, और आपके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार जब थी
तब बुंदेलखंड में एक विकास का पैकेज आया था, उसके जरिए बहुत कार्य किए गए थे। हम ये सब परिस्थितियों को देखकर हमने ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से सुना कि उन्होंने कितने कर्ज माफ किए हैं छत्तीसगढ़ में। इससे पहले देश भर में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने माफ कराया। आपको गेहूं और धान का जो दाम है वो 2500 रुपए आपको मिलेगा अगर हमारी सरकार आएगी। हमने ये भी तय किया है कि सबकी बिजली का बिल हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में कई ऐसे लोग थे, खास तौर से जो छोटे दुकानदार और छोटे कारोबार चलाते हैं, जिनको बिल भरनी पड़ी लेकिन कारोबार बंद हो चुका था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ। जिन जिन ने वो कोरोना के समय वो बिल भरा, उनका बकाया माफ किया जाएगा, साफ किया जाएगा। हमने ये भी तय किया है कि जो आवारा पशु की समस्या है उसको दूर करने के लिए जो छत्तीसगढ़ में मॉडल है वही हम यहाँ पे भी करवाएंगे, ताकि यहाँ पे भी जो ये समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि मेरी बहनें भी रात रात, मैंने सुना है कि आप भी रात रात खेत में बैठी रहती हैं आवारा पशुओं को भगाने के लिए, मेरे भाई भी बैठते हैं, तो ये समस्या इससे दूर हो जाएगी। आप सब जानते ही हैं, मुझसे अच्छी तरह जानते हैं कि बेरोजगारी कितनी है प्रदेश में। जहां जहां मैं जाती हूं नौजवान दिखते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, सब ने अपनी मेहनत की कमाई से सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाया है। कुछ बच्चे बीए पास हैं, कुछ आईटीआई पास हैं, कुछ ने कोर्स किए हुए हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से काफी दिक्कत हुई, काफी धंधे भी बंद हुए, कारोबार बंद हुए। इस बीच हमारे प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि देश के लिए तपस्या कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूं, आप कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े जहाजों में घूम रहे हैं। तपस्या इस देश का श्रमिक कर रहा है, इस देश का नौजवान कर रहा है। जिन परिवारों को सबसे ज्यादा आर्थिक मार कोरोना के समय मिली, जिनको जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जिनके छोटे छोटे कारोबार बंद हुए, उनके लिए अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमने तय किया है कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे, और अगर कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, तो 10 लाख रुपए तक सरकार इलाज कराएगी। एक बुंदेली कहावत है, लबरा बड़ा कि बोदा बड़ा। तो आप जानते हैं कि कौन बड़ा। योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहां आकर मंच पर खड़े होकर आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं, बड़े बड़े वचन देके जाते हैं। आपने अब खुद परख लिया है कि उन वचनों को किस तरह से वो निभाते हैं। आपने तो देखा है कि झूठे विज्ञापन भी देते हैं। अब कल ही आपने देखा होगा, मोदी जी गए, उद्घाटन किया उन्होंने, जेवर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा। तो सब अपनी सोशल मीडिया पे जितने भी इनके नेता हैं सब फोटो लगाने लग गए। सबने देखा कि बहुत बढ़िया है जेवर का एयरपोर्ट। पता चला चीन की फोटो है, और नोएडा में शिलान्यास करने गए थे। चाइना के एयरपोर्ट की फोटो लगाते हैं, अमेरिका की फैक्ट्रियों की फोटो लगाते हैं अपने विज्ञापनों में, आंध्र प्रदेश के बांध की फोटो लगाते हैं। तो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है कि सच्चाई बोलनी चाहिए जब जनता के सामने आते हैं।
उनको ये एहसास नहीं हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके प्रति कोई जवाबदेही है उनकी। वे समझ रहे हैं कि उनका काम सिर्फ चुनाव में झूठे वचन देना, यहां आना, मंच पर तमाम आपके सामने वचन दे, उसके बाद आपको भूल जाएं, चुनाव जीत जाएं। उसके लिए कुछ भी प्रयोग हो तो ठीक है, धर्म का प्रयोग करेंगे, जाति का प्रयोग करेंगे, अलग अलग प्रयोग करेंगे। अब देखिए, कोई नहीं कहता कि जाति का अधिकार आपको नहीं मिलना चाहिए, आपको पूरी तरह से मिलना चाहिए। राजनीति में धर्म का, जाति का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से होना चाहिए, लेकिन चुनाव के समय आपके विकास के मुद्दे की बात होनी चाहिए। चुनाव के समय जो भी नेता आपके सामने आए वो आपको बताए आपके लिए क्या करने जा रहा है, और चुनाव के बाद जो 5 साल है उसमें करके दिखाए, नहीं तो अगले चुनाव में आप उनको हराइए। ये बात जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप अलग अलग तरह की राजनीति के जाल में आप फंसे रहेंगे, तो आपका विकास नहीं होगा। तो जो भी आपके सामने आएगा वो समझेगा हम कुछ भी कह सकते हैं, चुनाव जीत के जाएंगे, उसके बाद हम भूल जाएंगे, तो किसी को परवाह नहीं है, कोई हमसे जवाब नहीं मांगेगा। मैं आपसे ये कहने आई हूं, यहां आपकी अपनी शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसे पहचानिए, जवाब मांगिए और मुद्दों पर मांगिए। अगर सिंचाई का पानी नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर बड़े बड़े हवाई जहाजों को खरीदने का पैसा है, हजारों करोड़ हैं, तो आपके बकाए माफ क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं भाजपा के, अगर हजारों करोड़ कमा रहे हैं हर रोज, तो आप 27 रुपए क्यों कमा रहे हैं? आप कब पूछेंगे ये सवाल? कब तक आप ये नौटंकी देखते रहेंगे अपने सामने कि आपके सामने झूठ बोला जा रहा है, खोखले वचन दिए जा रहे हैं आपको, और आप चुप बैठेंगे? मैं जानना चाहती हूं आपसे, क्या आप आवाज उठाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? अपना हक मांगने के लिए तैयार है कि नहीं? जोर से बोलिए। ये आपके हक हैं। यहां का पान प्रसिद्ध है, इसको बढ़ाने के लिए, इसका व्यापार बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? जैतपुर की खादी के लिए क्या किया गया है? बरुआ सागर की अदरक के लिए क्या किया गया है? मऊरानीपुर की टेरिकॉट के लिए क्या किया गया है? जालौन के मटर के लिए क्या किया गया है? बुंदेलखंड की मूंगफली के लिए क्या किया गया है? कोई योजना बनाई है कि आप जब उसका व्यापार आगे बढ़े? कोई उद्योग बनाए हैं इन्होंने नए? गौरा पत्थर यहां का सोना है, और यहां क्या हो रहा है? बड़े बड़े पूंजीपति लूट रहे हैं इसको। इनकी जो नई खनन की नीति है भाजपा की, इससे रॉयल्टी बहुत महंगी हो चुकी है। मैं जब यहां आ रही थी तो हेलीकॉप्टर से आई तो देख रही थी नीचे क्रशर लगे हुए हैं। मुझे बताया गया कि यहां पे कम से कम 450 क्रशर होते थे, आज 50 से 60 बचे हैं। बालू का ट्रक 9,000 रुपए में मिल रहा में है, सॉरी, हाँ, 9,000 रुपए का था बालू का जो ट्रक, आज 50,000 रुपए का हो चुका है। कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हजारों मजदूर बेरोजगार हैं। ढाबा का जो व्यवसाय होता था, खनन के चलते अच्छा चलता था, उसको नुकसान हुआ है, और पूरी तरह से भूमाफिया सक्रिय हो गई है। भाजपा की मित्र बड़ी बड़ी बाहरी कंपनियों को ला रहे हैं यहां पे, लेकिन स्थानीय लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। अधिकारियों ने एक वसूली गैंग बना रखी है। आपने देखा होगा कि कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की किस तरह से हत्या हुई। आज भी उनके हत्यारे फरार हैं, आज भी उनको पकड़ा नहीं है। बुंदेलखंड पर्यटन में बुंदेलखंड एकदम आगे बढ़ सकता था, यहां अपार संभावनाएं हैं। भाजपा के विधायक
पर्यटन के नाम पर जमीन कब्जे कर रहे हैं, अवैध धंधा कर रहे हैं, गौशालाओं के नाम पर धंधा कर रहे हैं। गौशालाओं की बुरी हालत है। यहां के संसाधनों पर किसका हक है? सबसे पहला हक आपका है, किसी और का हक नहीं है। अगर आपको बदलाव लाना है तो सबसे पहले राजनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऐसे नेता चुनने पड़ेंगे जो सिर्फ वचन और बड़े बड़े भाषण नहीं लेकिन काम करके दिखाएंगे आपके लिए। हमने ये तय किया है कि बुंदेलखंड के लिए एक स्थायी बुंदेलखंड विकास का बोर्ड होना चाहिए। भाजपा की तरह चुनावी बोर्ड नहीं, एक स्थायी विकास का बोर्ड जो यही हो, जहां से आपकी जो समस्याएं हैं वो यहां से ही हल हो सके। हर साल आपके लिए बुंदेलखंड के लिए यहां से एक विकास की बजट बने और विकास बोर्ड सीधे पंचायतों से जुड़े। बुंदेलखंड विकास बोर्ड की कमान बुंदेलखंड के ही लोगों के हाथों में हो। हम चाहते हैं कि सरकार आपके द्वार आए, यहाँ की जो समस्याएं हैं उसके लिए यहाँ पे एक अलग विकास का सचिवालय बने, छोटे बड़े कार्यालय यहीं पे हों ताकि आपको दूर दूर जाना नहीं पड़े अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। मंडियों का सही उपयोग होना चाहिए। मंडियों में आपके पान, मटर, चना, मूंगफली की खरीद हो। एक फूड प्रोसेसिंग के यूनिट लगने चाहिए यहाँ पे। मनरेगा को आप जानते हैं कि कांग्रेस ने शुरू किया और उसको आस्ते आस्ते कमजोर किया जा रहा है। जो मनरेगा में आपको काम मिलते थे वो अब ठेकेदारों को मिल रहे हैं। तो मनरेगा को फिर से मजबूत बनाना हमारा काम है और हम चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम मनरेगा को फिर से मजबूत बनाएंगे। यहाँ पे नए उद्योग लगाना बहुत ही जरूरी है। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने जो पैकेज किया था उसके द्वारा कई नए उद्योग लगे थे। अब हम चाहते हैं कि हम और मजबूती से ये कार्य करें। भाजपा की जो खनन नीति है इसको हम खत्म करना चाहते हैं। खनन नीति में हमारा ये विचार है कि स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जल स्रोतों का संरक्षण होना चाहिए। यहाँ पे आला उदल की संस्कृति के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र बनना चाहिए। कीरत सागर, कटली मेला स्थल, गोरखगिरी पर्वत, ऐसे तमाम पर्यटन स्थल हैं बुंदेलखंड में। इनका विकास होना चाहिए ताकि पर्यटन से रोजगार बने और आपकी कमाई हो। मेरी बहनें आप यहाँ बैठी हैं, देखिए जहां जहां जाती हूं मैं अपनी बहनों से मिलती हूं और मुझे ये एहसास होता है कि समाज का सारा बोझ मेरी बहनें उठाती हैं। जो महंगाई आजकल है उसका बोझ आप उठा रही हैं। आप खेती में भी काम करती हैं, जहां जहां बाहर नौकरी मिल सकती है आप वो नौकरियां भी करती हैं, रोजगार आपको जहां मिलता है आप करती हैं। उसके बाद घर आती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों की परवरिश आप करती हैं और जो नई पीढ़ी है उसका भविष्य आप ही के हाथों में है। मैं भी एक महिला हूं, मैं समझती हूं कि आप पर कितना बोझ है और कितनी शक्ति, कितने सम्मान के साथ आप उस बोझ को उठाती हैं। देखिए आज की जो परिस्थिति है, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है। आपको सरकार ने कहा कि एक गैस का सिलेंडर देंगे, गैस का सिलेंडर चलो दे दिया। क्या उससे आपकी समस्याएं खत्म हो गई? क्या सरकार का आपके प्रति यही एक जिम्मेदारी थी कि एक गैस सिलेंडर पकड़ा दें, कि कोई और भी जिम्मेदारी थी? आपको मजबूत करने की जिम्मेदारी, आपके हाथों में अपनी शक्ति देने की जिम्मेदारी। क्या आपको पूछा सरकार ने कि उस एक गैस सिलेंडर के बाद आप कैसे 1000 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदेंगी? आज टमाटर खरीदने जाएंगे तो आपको पेट्रोल डीजल के दाम का टमाटर नहीं मिल रहा है। तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है और जहां जहां मैं जाती हूं
मैं अत्याचार देखती हूँ। कल इलाहाबाद में गई, एक परिवार से मिली, पूरे परिवार को मार डाला, गला काट दिया, पिता का गला काट दिया, 10 साल के बच्चे का गला काट दिया, और माँ और 17 साल की बेटी का बलात्कार करके मारा, उनको मार डाला। और महिलाएं रो रही थी, वह कह रही थी एक ही पुरुष है अब हमारे परिवार में, ये बाहर काम करते हैं, हम अकेली अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, हमें कौन देखेगा। हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और सरकार हथियारों के पक्ष में है, उनकी मदद कर रही है। वे भाजपा के नेता को जानते हैं, उनमें से एक भाजपा का एक छोटा मोटा नेता भी है। सरकार उनका संरक्षण कर रही है और हमारे लिए कोई नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि जहां जहां कुछ हो रहा है, वहां ललितपुर में भी जिन किसानों ने आत्महत्या की, जो लाइन में जो गुजर गए, उन्होंने छोड़ा क्या? मेरी बहनों को अकेले छोड़ा। और मेरी बहनें ही, महिलाएं ही अब समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। तो जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है प्रदेश में, जिस तरह से मेरी बहनों के साथ शोषण हो रहा है, उसका एक ही मुकाबला है कि महिलाएं अपनी शक्ति अपने हाथों में लें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी लड़ाई अपने आप लड़ें। इसीलिए जहां जहां जाती हूं मैं कहती हूं कि हमारा नया नारा ये है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हम इंतजार नहीं करेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे कि कोई और आकर हमारी समस्या को सुलझाए। हम अपनी समस्या को सुलझाने के लिए खुद खड़े होंगे। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया है कि 40% टिकट इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में महिलाओं को देंगे, ताकि महिलाएं पूरी तरह से विधानसभा के चुनाव में भागीदार बने, विधानसभा में बैठें। जब नए नए कानून बने उनके लिए, तब महिलाएं कानून भी बनाएं, उनकी भागीदारी हो, उनकी आवाज हर जगह उठे। इसीलिए महिलाओं के लिए हम कुछ खास प्रतिज्ञाएं करना चाहते हैं। मैंने एक प्रतिज्ञा पत्र बंटवाया है, शायद आपको मिला होगा। इसमें जो छात्राएं 12वीं कक्षा में हैं, उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। उनसे जो बड़ी हैं, उनको स्कूटी मिलेगी। बस की यात्राएं प्रदेश भर में महिलाओं के लिए मुफ्त होंगी। एक गैस सिलेंडर नहीं, आपको 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। मेरी आशा बहू और आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं, अक्सर मुझसे मिलती हैं। कुछ दिनों पहले लखनऊ में एक बहन आई, उसने अपना हक मांगा तो पुलिस ने उसको पीटा बहुत बुरी तरह। वह मुझे कहती हैं कि बहुत समय से उनका मानदेय बढ़ाया नहीं गया है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हमने प्रतिज्ञा ली है कि 10,000 रुपए मानदेय आशा बहुओं और आंगनबाड़ी की बहनें की होगी। जितनी है जो 20 लाख जो नौकरियां हैं, जो रोजगार है, जो हम देना चाहते हैं, इसमें से 40% हम महिलाओं को देंगे। और जो पहले से आरक्षण लागू है उसी के अंडर आएगा, लेकिन 40% महिलाओं को भी मिलेंगी ये रोजगार। विधवा पेंशन 1,000 रुपए का होगा। दलित छात्रावासों के लिए आधुनिक नई हम फैसिलिटीज बनवाएंगे और सुविधा बनवाएंगे। स्वयं सहायता समूहों एवं जहल सहेलियों का सरकारीकरण किया जाएगा। वीरांगना जलकारी भाई जैसी वीरांगनाओं के नाम पर महिलाओं के लिए एक दक्षता विद्यालय हर एक जिले में बनेगा, जिसमें आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं होंगी। तो देखिए, आपके लिए
बहुत प्रतिज्ञाएं, बहुत योजनाएं हमने सोची है और हम आपके सामने हम कह रहे हैं हम करेंगे। तो आप यकीन कैसे कर सकते हैं मेरी बातों पर? आपके सामने जो भी आता है वो प्रतिज्ञा, वो वचन करके चले जाता है। तो आपको कैसे यकीन होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता जब आपके सामने आते हैं और कुछ कहते हैं तो उस पर खरा उतरते हैं? दो चीजें हैं। सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री जी आपके सामने आए और इन्होंने आपको बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में और जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां जो प्रतिज्ञाएं की गई वे निभाई गई। और दूसरी बात आप याद करिए कि जब बुंदेलखंड का पैकेज बना था तो यहां पर BHEL का प्लांट लगाया गया, परीक्षा थर्मल पावर प्लांट लगा, राजघाट का बांध बनाया गया, बंजर जमीनों को खेती युक्त बनाने के लिए ग्रासलैंड का संस्थान बनाया, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विद्यालय विश्वविद्यालय बनाया, झांसी मेडिकल कॉलेज बना, बुंदेलखंड का विश्वविद्यालय बना, बुंदेलखंड में एक नवोदय विद्यालयों की जाल फैलाई गई, 72,000 करोड़ रुपयों का कर्ज माफ किया गया, उसमें से नहीं अलग से 12,000 करोड़ का एक पैकेज बना था। ये सब कांग्रेस की सरकार ने किया था। तो जब हम आपके सामने आते हैं तो हमें अच्छी तरह से एहसास है कि हम आपके प्रति जवाबदेह हैं। हम जानते हैं कि अगर हम वचन निभाएंगे, हमें उस वचन को आपको देंगे तो हमें उस वचन को निभाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। आपने भाजपा के नेताओं की नीयत 5 सालों से देख ली है। आपके लिए क्या हुआ, आपके लिए क्या किया गया, आप सब मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। सपा की सरकार आई, आपको लूटा गया। बसपा की सरकार आई, कुछ नहीं किया गया आपके लिए। भाजपा की सरकार आई, तमाम झूठे वादे किए, उनको निभाया नहीं। उनकी नीयत साफ नहीं है। मैं यहां खड़े होकर आप सबसे कहना चाहती हूं कि जिन जिन लोगों से मैं मिली हूं उत्तर प्रदेश में, जहां जहां गई हूं, जिन जिन गांव में गई हूं, जिन परिवारों से मिली हूं, जहां जहां मैंने देखा है कि दुख है, दर्द है, मैं समझी हूं कि आपको एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो आपके साथ, जिनकी आपके साथ संवेदना हो, जो आपकी समस्याओं को समझे और सुलझाने की दिल से कोशिश की। और मैं चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में एक ऐसी ही कांग्रेस की सरकार आए जो आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दिन रात काम करे, पीछे नहीं हटे। तो आपसे आग्रह करती हूं कि आप अपनी शक्ति को अच्छी तरह से पहचानिए, उसको मजबूत बनाइए। मेरी बहनें यहाँ हैं, एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप चाहें तो ये प्रदेश बदल सकता है, लेकिन आपको चाहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और आपको अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड की जय, बुंदेलखंड की जय, बुंदेलखंड की जय। जय हिंद। दीदी, हमारे जो महोबा के लोग हैं आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं सागर सिंह से निमंत्रण करता हूं।